बिहार के 15 जिलों पर में 78 सीटों पर वोटिंग इस समय चल रही है। अंतिम दौर का यह मतदान, और इस मतदान के पूरा होते ही आज शाम 5 बजे से आज तक पर सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देख सकते हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल 5 बजे से लगातार आज तक पर हम आपको दिखाने वाले हैं। सबकी निगाहें इस बात पर है कि नीतीश कुमार जो 15 साल से सुशासन का दावा कर रहे हैं, उन पर जनता मुहर लगा रही है, या फिर तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, सुस्त पड़ गई रफ्तार और नहीं है रोजगार। क्या उनकी बातों पर लोग भरोसा करने वाले हैं? बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं वोटिंग करने के लिए। कुछ ऐसे पोलिंग बूथ भी हैं जहां पर पिछले 2 घंटे के मतदान में ऐसा भी नजर आया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के भी नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग निकल रहे हैं अपने घरों से, और इन सभी सीटों की अलग अलग पोलिंग बूथ्स के तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया भी वहां पर पहुंची थी अपना वोट डालने के लिए, और सभी पार्टियों की तरह दावा सभी कर रहे हैं कि सरकार तो हमारी बन रही है। लेकिन इस सब के बीच सभी नेताओं की तरफ से यह अपील भी लगातार आ रही है कि लोग निकल रहे हैं, तो बाकी लोग जो इस समय घर पर हैं वो भी निकलें, आए, वोट डालें और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें। इस सब के बीच तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने वोटिंग के दिन, अंतिम दौर की वोटिंग के दिन क्या कहा है वो भी सुनिए। हाँ, देखिए, मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि मत का प्रयोग करें, सब लोग घर से निकलें और वोटिंग करें, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार बने। और आप जानते हैं कि बिहार जो है अपने भविष्य को लेकर के फैसला लेने का काम करेगी। और जहाँ तक पहले 2 चरणों की बात अगर कहें तो 2 चरण जो है लगभग एक पक्ष मतदान हुआ है। लगभग हम लोगों को 2/3 की ओर जो है बिहार अब तीसरे फेज में बढ़ रहा है। तीसरे फेज में 2/3 की ओर बढ़ रहा है। तो जो बदलाव की जो गंगा का जो बयार था, अब गंडक और कोसी का भी वही हाल है। चरण गए, पूरी उम्मीद वैसे ही है कि उसी तरीके से इस चरण में भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चरण में उनको भी अच्छी बढ़त मिली, और लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से हम लोग को जानकारी सामने आई और हम लोग के प्रत्याशियों का जिस तरीके से 2 चरण में प्रदर्शन रहा, पूरी उम्मीद करता हूं कि उससे बेहतर प्रदर्शन ही हम लोग का तीसरे चरण में भी होगा। मुझे लगता है तमाम इन विषयों को ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता मतदान करेगी। बस ये आग्रह इतना ज़रूर करता हूं कि ज़रूर निकलें, घर से बाहर जाएं, मतदान करें, आपका अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। और यही मौका है कि बिहार के अगले 5 साल को हम लोग बेहतर बना सकते हैं, पिछले 15 सालों से बेहतर बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जाएँ और मतदान करें। जो धुआंधार अचानक कोरोना के समय में पहली बार चुनाव हिंदुस्तान में हो रहे थे, तो उसमें जिस तरीके से बिहार ने वोटिंग की है यहाँ पर, और जिस तरीके से नेता निकले हैं, हालांकि तेजस्वी यादव को हम निकलते देखते भी थे तो वो भीड़ को अपने पास आने से रोकते नहीं थे। मुझे लगता है कि भीड़ का वहां पर आना, वो तस्वीर उनके उस नेतृत्व पर मुहर की तरह, इसलिए वो कोरोना उस समय भूलकर उस समय ज्यादा भीड़ पर फोकस कर रहे थे। सुजीत जी, बिल्कुल। और जैसा कि कहा जा रहा था कि कोरोना में कैसे चुनाव होगा, और काफी विरोध करने वालों में तेजस्वी यादव भी थे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, लोगों के जान का खतरा है। लेकिन एक बार जब चुनाव शुरू हो गया, फिर लोग कोरोना भूल गए। और जैसा कि हम लोगों ने देखा भी कि विजुअल्स में कि तेजस्वी यादव भीड़ से बचने की कोशिश नहीं करते हैं और भीड़ के बीच से निकलने का। तो ये एक हम ये कहा जाएगा कि देश में पहला चुनाव है कोरोना काल में, और कहा जाता है कि 60 देशों में चुनाव रद्द कर दिए गए कोरोना की वजह से। और उस स्थिति में चुनाव आयोग ने इस तरह का निर्णय लिया कि समय पर चुनाव हो बिहार में। तो मुझे लगता है कि कोरोना की जो स्थिति है बिहार में, अगर हम सरकारी आंकड़े पर गौर करें तो काफ़ी बेहतर नज़र आती है। यहाँ पर रिकवरी रेट 95% है। केवल 8-9 हज़ार पूरे बिहार में 8-9 हज़ार पॉजिटिव केस है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कंट्रोल में है। अब यही स्थिति चुनाव के बाद तक रहे, ये हम सब चाहेंगे, उसको भी देखना होगा। तो क्योंकि कंट्रोल में है या जांच ही नहीं हो रही है? पता नहीं, जांच तो हो रही है, जैसा बताया जाता है कि लाख के करीब में जांच हो रही है, एंटीजन जांच ज्यादा हो रही है, हाँ, RT-PCR जांच कम हो रही है। तो ये स्थिति है। लेकिन एक चीज और है, आप देखिए कि पिछले चुनाव से अगर तुलना करें वोटों की प्रतिशत का, हाँ। तो कोरोना काल में माना जा रहा था कि लोग निकलेंगे नहीं, वोट कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले से 1% ज्यादा ही वोट हुआ 2 चरण में की बात करें तो निश्चित तौर पर ये एक सफल चुनाव ही माना जाएगा। और आज देखिए, आज तो हमको लगता है वोट
प्रतिशत और बढ़ना चाहिए। क्या है कि जिन इलाकों में चुनाव है, खासतौर पर जो सीमांचल का इलाका है और कोसी का इलाका है, वहाँ के लोग खुलकर वोट डालते हैं। और अब लेकिन सबसे अफसोस है कि अभी भी शहरों में जागरूकता नहीं आई है। पटना में तो कितने बूथ रह गए थे, 20-25% वोट वहां पर देखने और के लिए 35% मतदान होना, मतलब ये बड़ा ये दुखद स्थिति है, खासतौर पर शहरी इलाकों के लिए। शमी अहमद जी, जब तेजस्वी यादव को एक नेता के, तो क्योंकि इस बार के चुनावों में पहली बार अकेले उनकी छवि है, नीतीश कुमार का एक पोस्टर पर अकेले होना या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर पर अकेले होना अलग बात होती है, लेकिन तेजस्वी यादव का अकेले होना, अपनी उस विरासत को छोड़ना, कुछ उसमें पॉजिटिव भी देखेंगे, कुछ नेगेटिव भी देखेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लालू यादव के नाम पर वोट नहीं मिलते या वोट नहीं कटते। उस सब के बीच तेजस्वी यादव ने सिर्फ अपनी तस्वीर को सामने रखा है। तेजस्वी यादव असल में 2020 के पिच पे खेल रहे हैं और नीतीश कुमार बार बार चाहते हैं कि वो 2005 के पिच पे ले जाए। जैसे ही वो बाकी चीजों को शामिल करेंगे, पिच फिर 2005 का हो जाएगा। और उनकी जो टीम है, सिर्फ तेजस्वी यादव की बात नहीं है, उनकी जो टीम है उसने इस बात की पूरी कोशिश की है, सोच समझ कर कोशिश की है कि इस मैच को किसी भी तरह से 2005 के पिच पर नहीं ले जाना है। इसी वजह से आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव की तस्वीर भी अकेले है। आप उनसे सवाल करेंगे लालू प्रसाद के बारे में, वो बहुत जवाब नहीं देंगे उसका। वो पारिवारिक बातों तक वो उनकी चर्चा करेंगे, उसके आगे नहीं करेंगे। राबड़ी देवी तो सीन में है नहीं, कि यहाँ तक कि उनके भाई भी सीन में नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि उनकी टीम ने कुछ सोचा जरूर है और उस सोच के तहत वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव अकेले नजर आ रहे हैं। और वो बहुत सारी शिकायतें जो हो सकती थी, ये देखिए लालू प्रसाद तो वही है, ये जंगल राज वाले, तो अब कम से कम पोस्टर देख के कोई नहीं कहेगा ये बात, सिर्फ चर्चा से नहीं। बिल्कुल। हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक कुमार अभिषेक हैं और साथ में कुमार कुणाल भी इस समय हमारे साथ हैं। कुमार अभिषेक, दरभंगा का जो समूचा इलाका है और उसे जिस तरीके से रिझाने के लिए एयरपोर्ट तक की बात यहां पर कर दी गई है, वाकई ये चीजें लोगों को अपील कर रही हैं जो सोचें कि हाँ अभी तक जितना हुआ था या इसके आगे जो होने वाला है? देखिए श्वेता, अगर किसी नैरेटिव की बात की जाए जो कि सिर्फ दरभंगा या मिथिलांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार की बात है, एक चर्चा तो चल रही है बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार की बात, नौकरियों की बात। ये नैरेटिव मुझे पूरे बिहार में दिखाया। आज तीसरा फेज है, हम दरभंगा में हैं और यहां भी हमें दिखाई दे रहा है। पूरी कोशिश इस बात की जरूर है कि इस चुनाव को वापस से लालू यादव के चेहरे पे लाया जाए, जंगल राज के मुद्दे पे लाया जाए। और आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव को पूरी कोशिश ये हो रही है कि बिल्कुल अलग तरीके से लड़ा जाए। अभी जो हमारे गेस्ट थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पूरे चुनाव में देखिए राबड़ी देवी नहीं दिखाई दी, तेज प्रताप सिर्फ अपने कंस्टिट्यूंसी तक सीमित रहे, मीसा भारती कहीं नहीं दिखाई दी, लालू यादव की तस्वीरें नहीं हैं। और हम लोगों ने अभी तक जितने चुनाव कवर किए हैं, पूरा परिवार कहीं ना कहीं दिखाई देता था। तो एक नए तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से ये चैलेंज दिया गया है नीतीश कुमार को। और देखना यह है श्वेता कि क्या ये कारगर होता है या नहीं। बदलाव की बात, चेंज की बात हम लोग लगातार सुनते रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुरानी बातें जो याद दिलाने की बात हो रही है, उसका असर भी हमें ग्राउंड पे दिखता है। एक साइलेंट वोट है, साइलेंट वोटर्स हैं, एक बोलने वाले वोटर्स हैं। तो क्या जो साइलेंट वोटर हैं वो भारी पड़ेंगे? साइलेंट वोटर को कहा जाता है कि ये वोट नीतीश कुमार के वोट हैं, बीजेपी मोदी के वोट हैं, और जो बोलने वाले वोट कहा जा रहा है कि इस समय वो तेजस्वी के साथ हैं। तो आखिर कौन है जो भारी पड़ेगा? क्या इस बार लोग जो बदलाव की बात कर रहे हैं उसमें उसकी तरफ रुख है? ये तो हमें बहुत कुछ, अपना एग्जिट पोल भी आज शाम तक बहुत कुछ क्लियर करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, और हम आज शहर में हैं, छोटे छोटे बूथ शहरों के बीच बने हुए जो बूथ हैं, वहां भी लोगों की कतार टूट नहीं रही है। हमने पटना में देखा था कि 8, साढ़े 8, 9 बजते बजते लोगों की कतार खत्म हो गई थी, इक्के दुक्के लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस तरफ कम से कम जो थर्ड फेज का जहां मतदान चल रहा है, मिथिलांचल में लगातार लोग वोट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज भी थोड़े वोट की परसेंटेज हो सकता है कि इस इलाके में बढ़े। हालांकि कोरोना का प्रोटोकॉल पूरा पालन किया जा रहा है, लेकिन देखना यही है कि आखिर इसका पूरा लबोलुआब निकलता क्या। श्वेता जी, दरभंगा में आपको जोड़ना चाह रहे थे। दरभंगा की बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था किशनगंज के बारे में। किशनगंज में एएमयू का सेंटर बनना था 224 एकड़ जमीन में, और पिछले 7 साल से वो महज 2 बीघा जमीन पर सीमित है।
इससे आप समझ सकते हैं कि उस इलाके के लिए जो कुछ आकांक्षाएं थी, आप पहले हम लोग बात कर रहे थे ना उसकी, हाँ। वो उन आकांक्षाओं में एक बड़ी आकांक्षा उस इलाके की वो थी जो पूरी नहीं हो पाई। नहीं तो इस आकांक्षा के बारे में कुणाल चूंकि वहीं पर मौजूद हैं, कुणाल ये चीजें लोग नोटिस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं क्या? देखिए, अभी हमारी बहुत सारे युवाओं से बात हो रही थी और युवाओं से हमने ये भी पूछा कि क्या नौकरी है, पढ़ाई लिखाई है, तो वो ये बात तो कर रहे हैं। बात हम फिर लेकर जा रहे हैं कि यहाँ पर फैक्टर्स क्या है। जैसा हमने बात की कि तेजस्वी पे बहुत सारी लंबी चौड़ी बात हुई कि उन्होंने लालू यादव का या राबड़ी देवी की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया, तो वहां पर तो गायब रहे। बाकी जो उनके घटक दल हैं, जो गठबंधन के हैं, उनका भी कहीं तस्वीरों में जिक्र नहीं था। खैर, वो अलग बात है। यहाँ ओवैसी है, ओवैसी को लेकर के एक बड़ी यहाँ पर गर्मा गर्म चर्चा हो रही है और बात ये हो रही है कि क्या ओवैसी को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि ओवैसी ने जो मुद्दा उठाया है उसने एक चर्चा तो छेड़ी है। ये छेड़ी है कि क्या जो ये सीमांचल का पूरा प्रदेश है, जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो दिखा नहीं। और दिखा इसलिए नहीं कि केवल जो AMU के नए कैंपस की बात करते हैं वो सिर्फ नहीं है, बाकी भी चीजें यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। जो मत्स्य पालन है, बाकी तमाम चीजें हैं, बैम्बू उद्योग है, उसका यहाँ पर बहुत सारी चीजें संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं को टटोला नहीं गया। इसलिए मैंने जब छेड़ी बात तो लोगों ने कहा क्या कि जो ओवैसी की रैलियों में युवा दिखते थे वो वोटर नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र के हैं, वो 18 साल के हुए ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बात अभी भी है कि क्या तेजस्वी का चेहरा ही आगे आ रहा है? मुस्लिम वोटर जब जा रहा है तो वो भी क्या तेजस्वी का चेहरा देखकर ही वोट दे रहा है, या फिर जो नए समीकरण बन रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, नई पार्टियां आ रही हैं, उनका भी जो वो भी लुभा रही है उनको। तो ये है यहाँ पर खेल। ये नहीं है कि यहाँ पर NDA बनाम महागठबंधन है, यहाँ वो तीसरा कोण भी है। कहीं कहीं चिराग थे, यहाँ चिराग नदारद है, यहाँ ओवैसी एंट्री मार चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं और वो जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको प्रभावित जरूर करेगा। जी, ये बड़ी चर्चा हो रही है रनत जी कि साइलेंट वोटर बनाम वोकल वोटर। ये बिहार में हमेशा होता है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर अमूमन पोलस्टर्स इसीलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि जो साइलेंट वोटर है वो कभी बताता नहीं है कि हम किसके लिए वोट करने वाले हैं। ये जो आकलन वो बता रहे हैं ग्राउंड का, अभिषेक भी बोल रहे थे, कुणाल भी बोल रहे हैं कि जो साइलेंट है वो RJD के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है। RJD के जो वोटर्स हैं इस बार काफी वोकल हैं। जिस तरह से तेजस्वी के रैलीज में लोग आके इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड जिसको बोलते हैं वो लोग आ रहे हैं, तो वो वोकल हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि EBC जो नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है, जो OBC से उन्होंने निकाल कर आया था, वो चुप हैं, जिसको बिहार में चुपका वोटर बोलते हैं। हाँ। तो ये चुपका वोटर चुप हैं और शायद ये नीतीश कुमार के पक्ष में वोट जा रहा, किसी को पता नहीं चल पा रहा। हम लोग पत्रकार भी जाते हैं तो बात उन्हीं से करते हैं जो बोल पाते हैं, जो चुप हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाती है हमारी। तो ये आकलन बड़ा मुश्किल है इस बार बिहार में करना। संख्या अच्छी खासी है जी, बिल्कुल 28-30% है उनकी संख्या। 30% बिल्कुल के लगभग जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, वो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का आज से नहीं, बहुत पहले से वो वोट बैंक है और वो चुप रहता है, वो बोलता नहीं है, वो वोट डालता है। नीतीश कुमार महागठबंधन महिलाओं को भी इसी में साइलेंट वोटर में गिनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि पैटर्न जो बिहार में आया है 2005 के बाद से, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट करती हैं बिहार में। हालांकि आप कहेंगे तो 2005 में जो प्रतिशत था वो 3 से 4% ज्यादा था, वो उसके बाद 2010 में 6% तक बढ़ गया। तो ये जो होता है कि महिलाएं वोट दे रही, क्योंकि ये माना जाता है कि शराबबंदी जो एक मुद्दा आया, नीतीश कुमार ने महिलाओं की वजह से ये शराबबंदी का कानून लाया है और इससे महिलाएं खुश हैं। हालांकि बहुत सारी महिलाएं इस बात से भी कहती हैं कि हमने तो कहा था कि अब पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, और उस तरह की शराबबंदी हुई नहीं, क्योंकि जो व्यवस्था है जिस तरह से उसको कड़ाई से लागू करना चाहिए वो नहीं हो पाया। खुद नीतीश कुमार ने हमारे साथ बातचीत में इस बात को माना भी कि जिस तरीके से इसको लागू होना चाहिए वो लागू नहीं हो पाया है। और क्योंकि लागू करने वाला जो आपके पास फोर्स है वो जब तक ईमानदार नहीं होगा तब तक वो आप पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि पूरे देश में या विश्व में कहीं भी शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। साइलेंट वोटर की संख्या निर्णायक हो? बहुत हद तक हो सकती है, लेकिन पूरे की तरह वही साइलेंट वोटर है ऐसा भी नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोग बोलते भी हैं। हाँ, ये जरूर है कि मैंने किशनगंज में एक आदमी से बात की तो कहा कि देखिए अभी तो कह रहा है कि इसको देंगे वोट, हाँ। लेकिन जाके किसको देगा ये नहीं कह सकते हैं। ये वोटर की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो एक समस्या है। जहाँ तक महिलाओं की बात थी ना, उसमें मुझे एक बात कह रही कि 2 तरह की महिलाएं हैं।
एक वो है जो घर से पूछ के जाती है किसको देना है। जी। तो वो वोट किधर जा रहा है इसका पता लगाना इतना आसान नहीं होता है। और दूसरी लेकिन बात क्या अभी भी ऐसी संख्या है? बिल्कुल है। क्या महिलाओं की ऐसी अभी भी संख्या है, या फिर हम ये माने कि जिस साइलेंट वोटर का जिक्र हम करते हैं उसमें महिलाएं भी एक वोट बैंक के तौर पर हैं? साइलेंट वोटर अब नहीं है मेरे समझ से। जो दुख है, जो दर्द है, वो बयान करते हैं, और दुख दर्द है। शराबबंदी इन्होंने जिद में ला दिया। ये झूठ बात कहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए लाया। 2 लाख लोगों पर केस हुआ है, 400 पर केवल सजा हुई है। और अभी आप जाइए, दारू पहले से ज्यादा बिक रहा है। निर्गुण भगवान हो गए हैं दारू, दिखते नहीं है, चारों तरफ मिलते हैं। आप खोजिए, यहाँ पर एक फोन करेंगे 20 पे किया जाएगा सिस्टम। लेकिन जिद में आपने कर दिया, और उन्होंने किया कि पूरे देश भर में महिला हमारे साथ हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ऐसा काम होता है? रेगुलेशन आप बनाते हैं, प्रोहिबिशन आपने कर दिया। मोरारजी देसाई जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बॉम्बे प्रोविंस का, इसी तरह किया था उन्होंने। मालामाल हो गया, सब अधिकारी मालामाल हो गया, नेता मालामाल हो गया, पुलिस मालामाल हो गई। ये अविवेकपूर्ण, ये आप समझिए कि वो डैमेज करा, वही नहीं प्रवासियों वाला डैमेज करा। महिलाओं को सबसे ज्यादा आप दौरा कीजिए, वही महिलाएं जो पक्ष में थी, अरे उससे ज्यादा बिक रहा है। गांव में बनने लगा है। हम गांव जाते हैं, अपने देखते हैं कि मार क्या जी, तो भैया ले आए क्या महुआ वाला बना होता नहीं, भाग यहाँ से महुआ वाला हम नहीं पीते हैं। आग्रह है, दावा भी है, लेकिन इस सब के बीच वो चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, जिन पर सबका निशाना लग रहा था, पक्षों विपक्षों कहीं से भी घूमकर, सुजीत जी, नीतीश कुमार पर निशाना जरूर लग रहा था। उन्हें भी इस बात का एहसास था, कई बार अपना आपा भी खोते रहे वो रैलियों में। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि अंतिम बार मुझे ये मौका दे दीजिए, वो मीन कर रहे हैं इस चीज को, वो सचमुच में आखिरी बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं इस बार। देखिए, हमारी बातचीत जब हुई थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमने आप कितने आश्वस्त हैं, जनता आपको फिर से मौका देगी कि नहीं। उन्होंने कहा कि वैसे बॉडी लैंग्वेज से तो लग रहा था कि आश्वस्त है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमेशा एक व्यक्ति एक पद पे नहीं रहता है, ये भी बात उन्होंने कही थी। तो हमें ये मान के चलना चाहिए, वो मान भी सबको मानना चाहिए कि भाई हमेशा के लिए कोई पद आपके पास नहीं होता है। और जहां तक आखिरी चुनाव का सवाल है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। वैसे अगर देखें टेक्निकली तो वो 16 साल पहले चुनाव लड़े थे 2004 में। हाँ। अब तो लड़वाते हैं वो। तो उनका कहने का आशय जो भी हो, लेकिन ये है कि उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। उसके बाद उन्होंने अपना ये इस बयान पर कोई क्लियरिफिकेशन अपनी तरफ से नहीं दिया, स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हाँ। कि इस चुनाव के लिए कहा है या उनका वाकई ये आखिरी चुनाव है। हाँ। क्योंकि उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। हाँ। तो अंत भला चुनाव का भी हो सकता है और उनके कार्यकाल का भी हो सकता है कि भाई आपकी पहले की जो शिकायतें हैं उसको मैं दूर करूंगा, इस बार आप मौका दीजिए, और अंत भला तो सब भला। मतलब दांव हो सकता है, लेकिन पब्लिक समझेगी। बिल्कुल दांव हो सकता है। आकांक्षा की बात की थी आपने पिछली बार। असल में सड़क बिजली तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे की आकांक्षा है, स्कूल अच्छे हों, हॉस्पिटल्स अच्छे। और जब हम युवाओं ने कहा कि स्कूल के बिल्डिंग अच्छे हैं लेकिन टीचर, हाँ, यही बिल्कुल सबने कहा कि बिजली सड़क पानी मिल रहा है, लेकिन उससे सिर्फ पेट कैसे भर लें, उससे जी सकते हैं। और जब हम वापस लौट के आए दिल्ली सूरत से, तो हमको यहाँ पर ये राशन के भरोसे नहीं रहना पड़े, मेरा अपना भी कोई रोजगार हो। तो इस आकांक्षा को पूरा करना जो है वो नीतीश कुमार जी के लिए तभी संभव होगा ना जब वो आखिरी उनको मौका दें। हाँ। उन्होंने आखिरी मौका इसीलिए शायद मांगा है। आखिरी मौका पर जनता समझती है कि नहीं भेद इसका? यहाँ से मुझे लगता है हाँ। कि वो एक कम्युनिकेशन के लेवल पर कहीं न कहीं लैग जरूर करता है। इसलिए कि बिहार के आप देखिए, बिहार के साथ आजादी के बाद से ही कहीं न कहीं जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ जो मिलना चाहिए था हिस्सेदारी, वो शायद नहीं मिल पाया, जिसके चलते आप सारे पैमाने पर देखिए बिहार पिछड़ा हुआ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद तो कहीं ना कहीं इसमें भारत सरकार की भी एक भूमिका बनती है कि कैसे वो समेकित रूप से एक जो पिछड़ा रह गया है आपका हिस्सा, आपके देश का हिस्सा, उसको कैसे समेकित रूप से आगे ले जाने की कार्य योजना बने।
एक मिनट में एक बात बताना चाहता हूं आपसे। बिहार सरकार का एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी इस तरह का नहीं जिसको नैक से ए ग्रेड मिला हो। कितने अफसोस की बात है। आप बात तो बहुत होती है आगे की, एक छोटी सी बात मैंने जोड़ी इसमें, इससे समझा जा सकता है कि युवाओं को क्या समस्या है और कैसे उनको 2 साल 3 साल इंतजार करना पड़ता है। फिर उनको दिल्ली का भी रिजल्ट दिल्ली से भी एडमिशन नहीं मिल पाता क्योंकि उनका यहाँ पे रिजल्ट देर से निकलेगा तो वहां वो अप्लाई देर से करते हैं। तो इस तरह की समस्याओं को भी इनको ध्यान रखना चाहिए, जो शायद मुझे लगता है ये मिस कर गए। मतलब आज ही जो चर्चा हुई कि जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अभी तक बाकी गंगा जी के इलाके में हुआ, लेकिन अब कोसी गंडक का इलाका भी, और जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि कोसी एक तरह से पहली मुहर की नीतीश कुमार काम करते हैं। एक विकास पुरुष जब अपने आप को सुशासन का चरित्र वो अपना दिखाने लगे तो उस समय कोसी ही उनका आईना बना। आज की तारीख में कोसी के क्षेत्र में भी लोग पूछ रहे हैं कि आगे क्या। माइक के साथ जी बिल्कुल, आपको पता है कोसी और सीमांचल का एरिया बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है और पर कैपिटा इनकम भी वहाँ बिहार के हिसाब से लोवेस्ट है। 10,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है, बिहार का 14,000 से ऊपर है। डेवलपमेंट नहीं हुआ वहाँ पर। नीतीश कुमार जी पिछले बार बाढ़ के बाद 2008 के बाढ़ के बाद अपने को ये बताते भी नहीं थकते कि क्विंटलवा बाबा लोग मुझे कहते थे। एक क्विंटल अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उस वक्त, उसको काफी वो प्रोपोगेट भी किए अपने एडवांटेज के लिए। लेकिन अभी भी कोसी और सीमांचल बिल्कुल बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका है, अंडर डेवलप्ड है और लोग वहां विकास चाहते हैं। उनकी आकांक्षाएं हैं कि डेवलपमेंट कोई आए, कोई डेवलप करे उस इलाके को। और इसीलिए देखिए उस दोनों कोसी हो सीमांचल हो, इन दोनों इलाकाओं में किसी एक खास पार्टी का वजूद नहीं रहा। किसी को 8-10 सीट है, किसी को 20 सीट है, किसी को 22 सीट है, इसी तरह का सीट्स वहां है। अब दिक्कत यह है कि वहां ये कहना कि मेरा गढ़ है, ये सेफोलॉजिस्ट के लिए और पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए मुश्किल होगा कि किस पार्टी का वहां दबदबा है। कांटे की टक्कर है, हर सीट पे कॉन्टेस्ट है और बिल्कुल लोगों से उम्मीद है कि वोट दें। लेकिन कुमार कुणाल, ऐसा नहीं है कि बिहार में विकास नहीं हुआ, रफ्तार बहुत बुरी रही उसकी, और अगर विकास की शुरुआत हुई तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए था। अब जिन नदियों का जिक्र हम करते हैं, उन्हीं नदियों पर जो पुल बने हैं उसमें कितने नीतीश जी से पहले बने थे और कितने उसके बाद बने हैं, इसकी गणना भी लोगों के जहन में क्या आपको नजर आती है? या फिर अगर वो पुल बने तो लोग सोच रहे हैं कि उन पुलों के 2 छोर का विकास क्यों नहीं दिखता है? देखिए, अगर आज वोटिंग कैसे हो रही है वो अगर हम थोड़ा समझे कि एक तरफ तो पश्चिम चंपारण है जहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, दूसरी तरफ हम यहाँ खड़े हैं किशनगंज में जहां पर बंगाल की सीमा है। पूरे अगर हम साथ लें तो नेपाल की सीमा साथ चल रही है। लेकिन बात यही है कि कल जब मैं आ रहा था पटना से किशनगंज तक तो एक कोसी महासेतु है, सड़क बड़ी अच्छी है। बाकी जगहों पर लोगों की शिकायत हो सकती है कि सड़क नहीं बना, सिर्फ 5 साल में नीतीश जी ने काम किया। लेकिन जब हम पटना से पूर्णिया की तरफ आते हैं या किशनगंज की तरफ आते हैं तो सड़क लगभग 400-450 किलोमीटर का है। लेकिन कल ही मैंने बात की कि महात्मा गांधी सेतु पर मैं 2-2.5 घंटे फंस गया। और महात्मा गांधी सेतु याद रखिए कि दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ती है और वहां पर जाम जो था और कितना समय उस पर काम चला आपको भी पता है कि कितने अभी भी पूरा बन करके तैयार नहीं हुआ है। लेकिन उसके पैरेलल एक जेपी सेतु बनाया गया। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं तो लोग कहते हैं कि चलिए काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन 2005-2010 को लोग याद करते हैं। 2010 और 2020 को लेकर के लोग निराश है और यही निराशा जो है ना वो नीतीश जी पर थोड़ी सी भारी पड़ती है कि 2010-2020 में क्यों किया, क्यों नहीं जो काम 2005 से 2010 के बीच में नीतीश जी कर सकते थे वही काम उन्होंने इन 10 सालों में क्यों नहीं किया? क्या वो सुस्ता गए? क्या वो थोड़ा सा जो उनकी में उत्साह था वो कम हो गया? क्या बात हुई? ये लोगों को समझ से परे है। और इसीलिए जो आपको याद होगा कि 2005 में जब लालू शासन के अंत को लेकर के आए थे तो आज भी अंतिम चरण है, आखिरी चरण है और बात भी हो रही है कि नीतीश जी क्या आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई वहां पर भी। तो बात यह है कि ये सिर्फ अंत नहीं है, अब क्या नई रोशनी है क्या सामने, क्या नया विकल्प है क्या बिहार के सामने? इस पर भी बड़ी गहन चर्चा है कि लोग क्या नया विकल्प ढूंढ रहे हैं, क्या नीतीश जी से अब उकता गए हैं लोग? ये तमाम चीजें हैं। तो विकास अपनी जगह पर है, कई जगहों पर है और कई जगहों पर बेहतरी भी हुई है, ऐसा भी लोग मानते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि शायद और बेहतर कर सकते थे नीतीश, जो किया नहीं उन्होंने। तीसरे दौर का मतदान चल रहा है। चंद तस्वीरें हम आपको पोलिंग बूथ्स की दिखाते हैं क्योंकि मतदान की शुरुआत के साथ ही लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगानी शुरू कर दी हैं। खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर अभी लोगों का उत्साह दिख रहा है। यहां बिहार विधानसभा से हमारी ये खास पेशकश चुनावों पर लगातार जारी रहेगी और बिहार के अगर उन क्षेत्रों में आप रहते हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है
तो अपने घरों से निकलें और देखेंगे पहले 2 दौर में जितना मतदान हुआ है कम से कम उससे आगे बढ़े आपके क्षेत्र का मतदान। बिहार में अंतिम दौर के मतदान में अब तक 4.1% वोटिंग हुई है। तीसरे दौर का जो मतदान चल रहा है उसमें सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा 4.1% वोटिंग का है। लोग निकल रहे हैं अपने घरों से और एक बार फिर हम आपसे वो अपील करते हैं कि अगर आपके इलाके में भी आज वोट डाले जा रहे हैं तो कृपया अपने घरों से निकलें और वोट डालकर जरूर आएं। इन सारी चीजों के बीच और उन तस्वीरों के साथ जो कि वोटिंग की, जो मतदान की हमारे सामने आ रही है, यहां जो चर्चा हमारी थी वो इस पड़ाव पर आकर रुकी है कि भ्रष्टाचार क्या आज एक मुद्दा है। क्या अगर एनडीए की तरफ से मंच पर जंगल राज की याद दिलाई जाती है तो 15 साल का समय बहुत लंबा हो चुका होता है। 18 से लेकर 25 साल के वो युवा भी होते हैं, या 25 या 30 कह सकते हैं, जिन्होंने शायद वो दौर देखा नहीं है। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार एक बहुत ही डोमिनेंट इश्यू है इस पोल में। मतलब करप्शन, प्रोहिबिशन एंड कंफ्यूजन, ये 3 C's का मतलब 2 C's एंड 1 P का जो कॉम्बिनेशन, ये बड़ा फैटल प्रूव होने जा रहा है नीतीश कुमार के लिए। प्रोहिबिशन, अभी भिलारी जी बता रहे थे कि गांव-गांव में शराब का बिक रहा है और बन भी रहा है, ये एक इश्यू है। करप्शन लोअर लेवल पर, लोकल थाने में आप जाइए, आपका FIR नहीं होता, पुलिस पीटती भी है लोगों को, हर BDO CO बिना पैसा लिए काम नहीं करते इस चीज में। तो करप्शन बिल्कुल बढ़ा है इस पीरियड में नीतीश कुमार का। और कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है, लोकल जो एनडीए के वर्कर्स थे इनके बीच में कि पता नहीं एलजेपी का कैंडिडेट कौन है, बीजेपी कौन है, जेडीयू का, तो ये 3 इशू बड़ा डोमिनेंट है। और करप्शन बिल्कुल आप सही बोल रही हैं कि एक मेजर इशू है नीतीश कुमार के। बिलारी जी, ये बदला कैसे, बदला कब? अगर सुशासन की बात करते हुए और आज भ्रष्टाचार इतना लोग कह रहे हैं कि मुद्दा है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि नीतीश कुमार जी 5 साल राज किए, राज ही नहीं किए, काम भी किया। नीतीश कुमार अगर 5 से 10 में नहीं आए होते तो बिहार की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती। हम लोग गांव जाते थे तो रात भर फायरिंग ठाए करता था, हल्ला करता था, न रोड था, न बिजली था, कुछ नहीं था, अराजकता थी, सोमालिया हो गया होता बिहार। लेकिन वो 5 साल ही किए। अब 5 साल के बाद जो प्रधानमंत्री वाला जो घूसा उनमें इच्छा, उनको डिरेल कर दिया। अब ये करे वो करे, अब कैसा हूँ प्राइम मिनिस्टर बन जाए उसी में, तो वहीं से गड़बड़ा गया। और भ्रष्टाचार का स्थिति ये है कि ये नल जल योजना जो चलाए, अभी नल जल वाला यहाँ बड़का ठेकेदार के यहाँ कई 100 करोड़ रुपया मिला यहाँ पर, तो वो नल आप खोलिएगा ना तो माल निकलता है, पैसा झर झर हुरु निकलता है। हुरु समझते हैं ना, हुरु जिसे पानी गिरेला पैसा निकलता है। और वो जो आदमी जो देखता है कि वार्ड बन रहा है, मुखिया बन रहा है, प्रतिनिधि बन रहा है, अधिकारी बन रहा है, कमीशन तय है। पर ये लोगों के मन में ये चीज है, लोगों से बातचीत करते हुए आपको लगा कि वो गठबंधन बदलना अपना? मैं देखिए एक मिनट, जिस अनुपात में लालू प्रसाद यादव जी के राज में क्राइम का ग्राफ जितना ऊपर था, भ्रष्टाचार का अभी उतना ऊपर है, समझिए एक नट सेल। चॉइस बचता है लोगों के पास? चॉइस तो है, जो कि नयापन है। अगर उनके सामने फिर वही 2000 पहले से 5 वाले लोग रहेंगे तो कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना कि अगर आप 2010 के नीतीश कुमार को 2020 के नीतीश कुमार के सामने खड़ा करेंगे तो आसानी से 2010 के नीतीश कुमार जीतेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो 3 बात कहते हैं ना, क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन, कम से कम ये तीसरे मुद्दे पर तो इनको कोई साथ नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा है। और सृजन घोटाला की चर्चा नहीं की बहुत ज्यादा विपक्ष ने, लेकिन इतना बड़ा घोटाला हुआ, आप समझ रही क्यों अब तक उसकी जांच कहां तक पहुंची? सीबीआई तो जांच कर रही है, सीबीआई की जांच के बारे में आप बेहतर समझती हैं कि उसका कितना पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है। इसलिए करप्शन के मुद्दे पर तो नीतीश कुमार कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। वो 2010 के नीतीश कुमार है नहीं। था उनका सुशासन मतलब के नाम से जाना जाता है नीतीश कुमार को, और भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा भी कि 0 टॉलरेंस। ये शुरुआत में दिखा, लेकिन धीरे धीरे एक संस्थागत रूप से ये जो है ब्लॉक स्तर पर कोई भी काम बिना पैसे का नहीं होना, अफसरशाही का ज़्यादा बढ़ना। हालांकि वो लोक सेवा कानून भी लेके आए और उन्होंने कहा कि एक समय सीमा तय कर दी कि इतने में आपका काम हो जाएगा, बावजूद इसके काम नहीं हो रहा है। और अब अधिकारियों पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस कड़ाई के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, वो कड़ाई की कमी की वजह से ये इस तरह से ये फल फूल रहा है। आपको याद होगा कि उन्होंने स्पेशल एक निगरानी सेल बनाया था, जिसमें एक IAS ऑफिसर, एक पूर्व DG के भ्रष्टाचार के मामले में उसके घर को सीज किया गया था, और उनका ये था कि इसमें स्कूल खोला जाएगा। लोग 2-3
इस तरह के मामले आए उसके बाद से कुछ हुआ नहीं उसमें। नहीं, पर सुजीत जी ये भी तो क्या ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये मंचों पर नहीं सुनाई दिया। जब गठबंधन तोड़ा था नीतीश कुमार ने और आ गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो भ्रष्टाचार के ही आरोप थे जो तेजस्वी यादव को वो घेर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्यों वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई आप जनता के सामने जाकर बताइए कि भाई आप पर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में कितनी सच्चाई है। तो एक कारण वो था, लेकिन बाद में आप देखेंगे कि जो आरोप लगा उसका कोई आउटकम नहीं है जो जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं केंद्र की सरकार उनके सपोर्ट में आ गई है। बहुत सारी चीजें हैं पॉलिटिकल जो आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो पहले वाला जो संबंध नीतीश कुमार का था, जो 2013 के पहले का जो संबंध था, वो संबंध उस तरह का नहीं दिखता है, वो कोऑर्डिनेशन नहीं दिखती है। विरासत में सिर्फ राजनीति मिलती है या विरासत में छवि भी मिलती है? एक मिनट, जिसे दारू शराब नूरी हम कई नाम से लेते हैं उसको, तो वो दिखता नहीं है लेकिन खूब हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार तो दिख रहा है। नीतीश कुमार जी कहते हैं, समझाते हैं कि कफन में पैकेट नहीं होता है, लेकिन सारे उनके मंत्री कफन में पैकेट सिलवाए हुए हैं। वो देख रहे हैं कि साइकिल पर चलता था, अभी फॉर्चूनर पर कैसे चलने लगा। 500% उनका यह है कि 500% मंत्रियों की आय बढ़ गई 5 साल में। लेकिन एक चीज बेलारी जी आपको मानना पड़ेगा, केवल एक व्यक्ति के ईमानदार होने से पूरा स्टेट ईमानदार हो जाएगा। आपको भी ईमानदार रहना पड़ेगा, जनता को भी ईमानदार रहना पड़ेगा। जनता नहीं करता भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिएगा, सरकार आपकी गिर जाएगी, गिरा देगा। आप शिकायत तो करिए। आपने कहा कि आप शराब बिक रही है, आपने कितनी शिकायतें की हैं कि आप कि वहाँ शराब बिक रही है, इसको पकड़ा जाए? आपने किया? अरे कितना कर ही नहीं सकते हैं। आप देख नहीं रहे कौन कौन लोग। आपका सवाल क्या था, पूछिए। मैं तो सवाल पूछ रही थी कि जो राजनीति होती है वो विरासत में मिलती है, क्या छवि भी विरासत में मिली है तेजस्वी को? क्योंकि अगर वो फिर भ्रष्टाचार की बात आ जाती है तो वो तो छवि के साथ जुड़ जाएगी। यही मैं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव, हम लोग ये होता है कि जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता है, लेकिन इस जवान में तो जोश भी है और होश भी आपको ऐसा लगे। हालांकि चुनाव के दिन हम किसी नेता के एक उसमें नहीं बोले, लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी उस समय कि गठबंधन बदलना 5 साल के भीतर नीतीश कुमार का, वो लोगों के जहन में आपको समझ में आया? जी बिल्कुल, ये असर पड़ा कि नीतीश कुमार के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं था, जैसे लालू प्रसाद यादव जी के पास है। 2.5% का कुर्मी वोट है, कास्ट वोट है, सॉरी। तो नीतीश कुमार की एकमात्र पहचान थी उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता, अपना फेस। वो लोगों को लगता था कि ये क्रेडिबल लीडर हैं और ये ईमानदार आदमी है, इनकी ईमानदार छवि है। तो ये इनकी बड़ी पूंजी थी, जिससे कारण वो, हम ये भी कहें कि ऐसा नहीं है कि सारे की सारा बिहार इस विमर्श से अलग हो चुका है। ऐसा तबका भी होगा जो नीतीश कुमार की उस छवि को आज भी बिल्कुल अभी भी लोग मानते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का पिछले 5 साल का जो कार्यक्रम है, वो इनका एक तरह से जो बिट्रेयल, जिसको वर्ड यूज करते हैं, लोगों ने धोखा दिया, तो वो उनसे क्रेडिबिलिटी पे एक बड़ा डेंट हुआ है, जर्क लगा है इनके पास, लोगों में विश्वास है। आप आज किसी से पूछ लें कि नीतीश कुमार किधर जाएंगे, किसी को पक्का पता है? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि 1% आदमी भी आपसे कहेगा कि हाँ वो इधर ही रहेंगे। इसलिए उनको वो तो सुविधा की राजनीति करेंगे। मतलब जनता में आज भी पसुपेश है कि पता नहीं कौन सा गठबंधन क्या हो जाए। बिल्कुल है। राजनीति जो है वैसा कोई नहीं ना है कि तलाक दीजिए, हलाला कीजिए, फिर आजिए, ऐसा थोड़ा होता है। क्रेडिबिलिटी एक बार समझ की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई, अब वही उनकी पूंजी थी, रही है पूंजी। दरभंगा से कुमार अभिषेक और सहरसा से रोहित सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। रोहित 9 बजे तक 4.1% मतदान हो चुका था। अभी भी उत्साह आपको दिख रहा है या दिन चढ़ते चढ़ते थोड़ी सी कम हो रही है संख्या? देखिए श्वेता, कुछ एक बूथों पर जो है हमने जैसे कि दिखाया था पहले भी कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, और जो प्रशासन ने भी, चुनाव आयोग ने भी पूरा प्रबंध किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने घरों से निकलें। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक आदर्श मतदान केंद्र है ये सहरसा में, और यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसा लगेगा तस्वीर देख के कि आप यहाँ पे मानो कोई फेस्टिवल या पार्टी में आ गए हो, उत्सव में हो। यहाँ देखिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है ताकि जो चलिए वेरी गुड मैनेजमेंट जो है ये मतदाता बोलते हुए जा रहे हैं। व्हील चेयर का यहाँ पे इंतजाम किया गया है, और अंदर की भी आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से मतदाताओं को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए यहाँ पर जो है बलून्स लगाए गए हैं, और एक
उत्सव के जैसा जैसे आप ये देख सकती हैं यहाँ माहौल बनाया गया है। लेकिन जिस तरीके से 9 बजे तक के वो आंकड़े आए हैं वो ज्यादा जो है उत्साहित करने वाले नहीं है। जरूरत ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो निकले अपने घरों से। यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ग्लव्स पहन के यहाँ मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। जो भी मतदाता आ रहा है उन्हें मास्क दिया जा रहा है। और इस तरफ देखिए ये सैनिटाइजर्स भी लेकर जो है यहाँ पर स्काउट एंड गाइड्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। तो प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता घरों से निकले और अपने मत का प्रयोग करें। हर मतदान केंद्र आदर्श क्यों न हो, आदर्श मतदान केंद्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं रोहित। कुमार कुणाल, कुमार अभिषेक से भी हम जल्दी वहां की तस्वीरें जरूर देख लेते हैं। कुमार कुणाल, क्या आप जहां पर खड़े हैं वहां पर किस तरह से वोटिंग चल रही है, और उसके बाद फौरन अभिषेक के पास भी। देखिए वोटिंग सुबह जब 7 बजे से शुरू हुई थी उस समय से लेकर के तकरीबन 9 बजे तक यहाँ खचाखच भरा था। अब थोड़ी भीड़ कम होने वैसे लगी है, लेकिन ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि आमतौर पर जो वोटिंग होती है या तो सुबह में होती है वो शाम में होती है। अभी आदर्श की बात हुई, आदर्श मतदान केंद्र की, हमसे कुछ दूर पर है आदर्श मतदान केंद्र। वहां पे हमें कहा भी गया कि आप जाइए कवर कीजिए, लेकिन हमने चुना कि एक सामान्य से मतदान केंद्र पर जाएं। अभी 81 साल के एक बुजुर्ग अभी निकले थे अंदर से। उनका कहना था कि आप हमारी तरफ से प्रोटेस्ट जरूर दर्ज करा दीजिएगा कि अंदर अंधेरा है। एक बुजुर्ग जब वोटर अंदर वोट डालने जाता है तो उसको लाइट नहीं मिलती है, वोट नहीं डाल पाता है। उसी तरीके से जो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई पड़नी चाहिए थी वो भी हर जगह हर बूथ पर हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आदर्श बनाना एक अच्छी बात है और ये एक अच्छी पहल भी है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन जैसा आपने कहा कि हर बूथ आदर्श क्यों ना हो, और आदर्श अगर हम बात करते हैं तो अगर कोरोना काल में अगर हम आदर्श स्थिति नहीं पैदा कर सकते हैं तो फिर कब करेंगे, क्योंकि आदर्श स्थिति नहीं थी चुनाव कराने के लिए। एक अभी युवा वोटर भी आई, वो कहीं क्या कि इस समय क्यों चुनाव करवाया जा रहा है, उन्होंने भी हमसे बहुत बहस की। तो हमारे पास जवाब नहीं था, हम चुनाव नहीं करवा रहे। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अंधेरा है, वोट क्यों डाले जा रहे हैं इस समय में, लेकिन फिर भी लोग उत्साह के साथ वोट डालने आ रहे हैं। ये बड़ी बात है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर निकल करके आए, घर से निकले और जा करके अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। हाँ, मतदान का प्रयोग बहुत जरूरी है। कुमार अभिषेक, वहां की भी तस्वीरें जल्दी से दिखा दीजिए। बिल्कुल श्वेता, हम आपको दिखा देते हैं। हम दरभंगा के शहर के एक मतदान केंद्र पर हैं और मतदान केंद्र के बाहर लाइन लगी हुई है। लोग लगातार आ रहे हैं, वोटिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कोरोना का एक प्रोटोकॉल है वो भी दिख रहा है। सब तमाम लोगों के हाथ में पर्चियां, हाथ में ग्लव्स। जैसे ही आप आते हैं मतदान केंद्र की तरफ, वहां पर आपको सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज कराया जाता है। तो ये सब एक आम सा दृश्य हो गया है। लेकिन आखिर मुद्दे क्या हैं दरभंगा और खास करके सीमांचल इलाकों में? मुद्दे क्या हैं? अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दे हैं। हम जहां इस वक्त दरभंगा में हैं, दरभंगा का एक सीट है जाले, और जाले में एक उम्मीदवार कांग्रेस से जब उतरे तो उनका जो बैकग्राउंड बताया गया वो ये बताया गया कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना के समर्थन में इन्होंने बातें कही थी। उसके बाद से थोड़ा नैरेटिव एक आध विधानसभा में चेंज करने की कोशिश हुई। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे मुद्दे, स्थानीय मुद्दे और साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी कहीं कहीं विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बेहद ही शांतिपूर्ण मतदान है श्वेता। तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के उसके साथ चल रहे हैं, और जिस नैरेटिव पर इस वक्त चुनाव हो रहा है, दो ही चीज देखने को मिल रही है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ कोई गुस्सा है, क्या तेजस्वी का जो ये कहना कि नौकरियों को लेकर के कि नौकरियों के 10 लाख नौकरियां वो देंगे, क्या वो मुद्दे हैं? ये बड़ा अहम है इस बार। और जो चुनाव की पूरी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमता दिखाई दे रहा है। हम एक बार सीधे चलते हैं अपने संवाददाता कुमार अभिषेक के पास। पुष्पम प्रिया से बातचीत कर रहे हैं। आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि आपने मतदान किया, आप बहुत चर्चा में रही, आपने शुरुआत में ही अपने को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया। इन सब के पीछे इस तरीके से खुद को लॉन्च करने का ये कौन सा तरीका आपका रहा और आप कितनी को इस मामले में सफल देखते हैं?
तरीका वही रहा जो कि रहना चाहिए। बिहार को बदलना है, बिहार के लोगों तक पहुंचना था, पहुंचना मुश्किल था क्योंकि एक जो पूरा तंत्र बना हुआ है उसको भेदने में बहुत परेशानी होनी थी, तो इसीलिए किया। बिहार को बदलना है और बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हर समुदाय का, हर मजहब के लोगों का सब अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लोग थक गए हैं, लोगों को अब इन लोगों से मुक्ति चाहिए और इस बार लालू जी और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे। लालू और नीतीश जी से मुक्ति पाएंगे, लेकिन लालू जी के बेटे तेजस्वी, पासवान के रामविलास पासवान के बेटे चिराग, ये सब हैं। आप कैसे इन लोगों को आंक रही हैं और आपको क्या लगता है आप खुद को कहां पाएंगी इस राजनीति? मैंने कभी इनको आंकने की वो जहमत नहीं उठाई है, जरूरत नहीं है। सारा डिस्कशन यहीं पे खत्म हो जाता है इनसे संबंधित कि इनको सिर्फ इस वजह से मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये किसी खास परिवार में पैदा हुए। कोई दिक्कत नहीं है राजनीति करने में, संघर्ष करे, पढ़ाई लिखाई पूरी करे, सीखे कि कैसे नीतियां बनाएंगे। सिर्फ बकैती करने से तो राज्य नहीं चलेगा और भाषण देने से तो राज्य नहीं चलेगा। वो तो सिर्फ उसी दिन तक जिस दिन तक चुनाव है, पर उसके बाद जो 5 साल हैं, 5 वर्ष हैं, उसमें वहां पे बैठ के आप क्या करेंगे? आप कुछ तो आना भी चाहिए और अपनी पार्टी बनाए, सब कुछ छोड़े, अपनी पार्टी बनाए, सब कुछ स्क्रैच से शुरू करें। परिवारवाद को खत्म करने की जरूरत है। मैं तो आपको कहूंगी कि संविधान में अब नियम बनाने की जरूरत है कि किसी भी परिवार के किसी व्यक्ति का बेटा या बेटी उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़े। इन चीजों को करने की जरूरत है। लेकिन एक तेज चर्चा इस बार चुनाव में, आप चूंकि विकास की बात कर रही हैं और अलग तरह की राजनीति की बात कर रही हैं, लेकिन ये बताइए कि इस बार पूरे एजेंडे को बदलने की कोशिश हुई है। तेजस्वी यादव, जिस पार्टी को आप लगातार कह रही हैं जाति और परिवारवाद की पार्टी, बाकायदा ये कहा गया कि नौकरियों की बात हुई, बेरोजगारी की बात हुई, विकास की बात हुई। आप लोगों के पास एक रिसर्च टीम होगी, ये जाके देखा जाए कि क्या 8 मार्च से पहले ये सारी बातें हुई थी? नहीं हुई थी। ये सारी बातें हमने पहले शुरू की करना और उसके बाद इन लोगों ने दे फॉलो द स्वीट, वही हुआ। तो नहीं फर्क पड़ता इनको। और अभी बात करके क्या होना है? जो इतना वक्त आपको दिया, आप 2 साल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, नीतीश जी 15 साल थे, उससे पहले 15 साल इनके पिताजी थे, तो ऐसा मतलब कुछ तो हुआ नहीं। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि ये सब चुनाव के वक्त में होता है, लोग कुछ भी कहते हैं और इसकी वजह से इन्होंने इतना स्तर गिरा दिया है चीजों का कि जब हम सही भी कहते हैं तो अब लोगों को विश्वास नहीं होता। वो अपने आप में एक प्रोजेक्ट है कि ट्रस्ट जो टूट गया है, खो गया है, उसको वापस जगाना। नहीं तो पुष्पम प्रिया क्या करेंगी? आप 2 जगह से पहले तो चुनाव लड़ रही हैं, आपको लगता है कितना भरोसा है अपनी जीत का? और दूसरी बात, क्या आप यहाँ रहेंगी? क्योंकि आपने जो अपने को लॉन्च किया है, बिल्कुल नए तरीके से लॉन्च किया है। क्या हम आने वाले समय में आपका आंदोलन देखेंगे? क्या देखेंगे? मैं यहीं रहूंगी और जीतेंगे इस बार। मैं यहीं रहूंगी, बहुत सारे जीतने पे भी अब बहुत सारे कड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी लोग, डेमोक्रेसी के जितने भी स्तंभ हैं, वो अब तैयार हो जाए उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। मुझे निकलना होगा तो। चलिए, तो ये थी हमारे साथ पुष्पम प्रिया, ऐसा नाम जिसने बिहार के इस चुनाव में लोगों को चौंकाया है कि किस तरीके से खुद को लॉन्च किया जाता है। और दरभंगा पहुंची हैं जहां पे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। 2 जगहों से बिहार में वो चुनाव लड़ रही हैं, नए तरीके की राजनीति की बात कर रही हैं और पुरानी राजनीति को नकारने की एक पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। एक सवाल आपसे आखिर में लेंगे, एक चीज बताइए कि आपने अपनी वेशभूषा बिल्कुल एक तरह की रखी है। पुष्पम जी, आपने अपनी वेशभूषा पूरे चुनाव में, पूरे कैंपेन में एक तरह की रखी है, ऐसा क्या है इसमें? मैं यही हूँ तो यही वेशभूषा रखी। नाटक करने की तो जरूरत नहीं है, थिएट्रिक्स करने की, उजला पहन लेने की, सबका यही हूँ, यही पहना। क्योंकि क्या नेता सफेद पहनते हैं इसलिए आपने उसके विरोध स्वरूप ऐसा रखा है? नेता लोगों से पूछने की जरूरत है कि ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से सफेद पहनते हैं। मैंने वो पहना है जो मुझे पहनना था। कोई कोड नहीं है संविधान में। काला भी अच्छा ही रंग है, इतना क्यों काला से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी? लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ? लोग जुड़ रहे हैं आपके? बिल्कुल, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ पुष्पम प्रिया, बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। वो यहीं रहेंगी, कह रही हैं आंदोलनों में जाएंगी, लेकिन अब देखना यह है कि इस चुनाव में कैसा परफॉर्म करती हैं और आने वाले वक्त में इनकी राजनीति कैसे चलती है। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, दरभंगा आज तक।